नमस्कार। भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हृदय रावल और हमारे साथ है सुरेश चौहान के। सुरेश चौहान के ए बिग नेम इन इंडिया एंड अब्रॉड। सुरेश चौहान के born on 18 Feb 1972 in Sweden, Maharashtra, India, is the chairman, managing director, and the editor-in-chief of Sudarshan News. He is the member of Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) since the age of 3 years. As a member of RSS, he had worked as a reporter of Tarun Bharat, a pro-RSS newspaper. He held several positions in RSS before becoming a full-time reporter. He has launched Sudarshan News in 2005 and he hosts the famous show Bindas Bol. नमस्कार सुरेश जी। जय नमस्कार हिंद। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम सर। तो सुरेश जी, जैसे ही हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप 3 साल की उम्र से आरएसएस के आप इतने एक्टिव मेंबर रह चुके हैं। आपने तरुण भारत में एज ए रिपोर्टर काम किया है और मैंने ये भी सुना है कि एज ए रिपोर्टर मतलब कैंपस रिपोर्टर। और फिर आपने ये कैसे सोचा? मैं 17 साल का था और हाँ हमारे जी। यहाँ तरुण शुरू हुआ था, तो जब तक 18 साल का नहीं तो मैं कैसे रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। तो सोल्यूशन निकाला कि इसको कैंपस रिपोर्टर कहो। तो मैं 17 साल में मैंने पत्रकारिता शुरू की और आज 30 वर्ष उसको हो रहे हैं। ओहो, दैट्स ग्रेट सर। तो सर आपको ये कब लगा कि ये पत्रकारिता तो ठीक है, पर इसको मैं एक अपनी चैनल बनाता हूँ, अपने चैनल में भी एक राष्ट्रवादी चैनल बनाता हूँ और मैं ऐसे पूरे चैनल के माध्यम से, ये मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द ग्लोब अपना एक मैसेज, राष्ट्रवाद का मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। ये सर आपके दिमाग में कब आया सर? मैं एबीवीपी का काम करता था कॉलेज लाइफ में, अखिल भारतीय हाँ जी। विद्यार्थी परिषद। वहाँ एक नारा था, जहाँ कम वहाँ हम। तो जब मेरा कॉलेज लाइफ चल रहा था तो हम ये देखते थे, हमारे सारे मित्र तय करते थे कि जहां पर भी हमारे लोगों का प्रेजेंस नहीं है, राष्ट्रवादी लोग कम हैं, उन उन फील्ड में जाना है। तो कोई प्रोफेसर बने जिससे कि शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर सके। मैंने तय किया कि मैं राजनीति अन्य क्षेत्र में जाने के बजाय मीडिया में जाऊंगा और इसलिए भारत का पहला वेब जर्नल बातमी.com, ये मराठी न्यूज को मराठी में बातमी कहते हैं, तो उसका पहला वेब जर्नल मैंने शुरू किया था। लेकिन जब मुझे लगा कि इंटरनेट से उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित नहीं किया जा सकता, तो अपना चैनल होना चाहिए। तो फिर अपना चैनल का विचार किया। शुरू में धार्मिक का विचार किया, लेकिन 2002 में दंगे हुए गुजरात के और मैं देख रहा था कि पीठ तो हिंदू रहा था, कट तो हिंदू रहा था, नुकसान में हिंदू था, लेकिन रोना रोने वाले सारे मुसलमानों के फेवर में थे। तो हमने तय किया कि अब न्यूज नहीं, हम न्यूज चैनल लाएंगे, रिलीजियस नहीं लाएंगे। तो फिर 2003 में हमने रिलीजियस की तरफ बढ़े। 2005 में कंपनी बनी और 2005 में 9 अगस्त क्रांति दिवस पे चैनल चालू हुआ। आज 15 वर्ष पूर्ण होके 16वें वर्ष में आपके साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट सर, वेरी वेल डन। और सर, आपने ये जो अपना सुदर्शन न्यूज जो आपने लॉन्च किया, वो आपने कांग्रेस के टाइम पे लॉन्च किया था। तो आपको ऐसी कौन सी बात आई? आपका एक तो चैनल है पैट्रियोटिक, सोशियो पैट्रियोटिक राष्ट्रवादी चैनल, और आप एक आरएसएस सपोर्टर हो और आरएसएस बीजेपी सपोर्टर है। तो आपको सर ऐसी कौन सी अड़चनें, मुश्किलें आई थी कांग्रेस के टाइम पे ये अपना सुदर्शन न्यूज लॉन्च करने में? देखिए, वैसे तो कई मुश्किलें आई, लेकिन जब हमारा एमएचए होता है जिसमें बोलते हैं कि होम मिनिस्ट्री किसी भी चैनल चालू करने वाले का एक बैकग्राउंड चेक करती है, उस चेक में मेरा कोई भी नेगेटिव नहीं था, इसलिए मुझे रोकने का कोई माध्यम हो नहीं सकता था। लेकिन उस समय सरकार ने क्या किया, उनके समर्थक चैनलों को 19 तारीख तक परमिशन दे दी, केवल 5 करोड़ रुपए की इक्विटी पे। और 20 तारीख को मेरा एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट होना था, क्योंकि एक समय अवधि होती, या फिर मुझे जो इक्विटी इन्होंने 5 करोड़ से 20 करोड़ की थी वो एक दिन में करनी थी। ऐसा भी हथकंडा अपना कर देखा, लेकिन भगवान ने वो भी व्यवस्था की और हमने 24 घंटे बल्कि 12 घंटे में ही उसको पूरा किया और लाइसेंस ले लिया। तो ऐसे कई मुद्दे लाए गए, फिर टेलीपोर्ट, फिर सैटेलाइट, कई प्रकार की समस्याओं के बावजूद फिर शुरू हुए। बाकी तो मैं ऐसा मानता हूँ 16 साल बाद लगता है कि अगर ये सारी समस्याएं नहीं दी होती, विरोध नहीं किया होता, तो शायद हम इतनी सारी परीक्षाओं में पास भी नहीं हुए होते। सही बात है सर। तो सर, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सुरेश चौहान के की नजर में राष्ट्रवाद की डेफिनेशन क्या है? आप
सर क्या कहते हो कि राष्ट्रवाद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहता है? देखिए, हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी पत्रकारिता तो अब लोग कहने लगे। जब मैंने 15 वर्ष पूर्ण शुरू किया तो करीब करीब 4 साल पहले तक कोई भी हमारी पत्रकारिता को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। आज हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा मीडिया खुद को राष्ट्रवादी कहलाने में गर्व महसूस करता है। वो भी हमारा तब विरोध करते थे, लेकिन मैं आज उनका समर्थन करता हूं। जो भी आएगा उसका करूंगा भी। लेकिन राष्ट्रवादी पत्रकारिता हो सकती है, ये बात हिंदुस्तान या पत्रकारिता जगत को स्वीकार नहीं थी। उनका कहना था कि पत्रकार तो निष्पक्ष होना चाहिए। तो मैं ये कहता था कि पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए पॉलिटिकली, लेकिन पत्रकार देश के मामले तो पक्ष होना चाहिए ना। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करने की, दोनों की बात जब करनी होगी तो फिर तो मैं हिंदुस्तानी हूं ना। मैं वहां न्यूट्रल कैसे हूं? फिर मैं पाकिस्तान को भी अपना पक्ष रखने दूं? ये पत्रकारिता को मैं निष्पक्ष नहीं मानता। और मैं ऐसा मानता हूं, पत्रकारिता एक क्रांति का मार्ग है। अगर हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के आंदोलन को आप देखेंगे तो प्रत्येक क्रांतिकारी पत्रकार था या प्रत्येक पत्रकार क्रांतिकारी था। ये कॉम्बिनेशन था। अब कोई भी नाम ले लीजिए। फिर हम जिनसे ज्यादा सहमत नहीं है ऐसे अहिंसावादी गांधी भी ले लीजिए। वो दक्षिण अफ्रीका में भी उनका अखबार था, हिंदुस्तान में भी आने के बाद भी उनका अखबार था। तो पत्रकारिता राष्ट्र चेतना जगाने के लिए एक बड़ा हथियार है, और इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता शुरू करें। अब रही बात, आपने कहा कि मेरी व्याख्या क्या है। मेरी कोई अलग व्याख्या नहीं है। राष्ट्र की जो धारणा है, राष्ट्र की जो व्याख्या है, जिनकी समान संस्कृति, समान विचार, समान लक्ष्य, समान पूर्वज और समान पुण्य भू, जो कि सावरकर ने ये व्याख्या की है, और समाज शास्त्र का भी व्याख्या का यही नियम है। उसमें सिर्फ पुण्य भूमि जुड़ा नहीं है। तो ये जिनकी एक आती है वो राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। और इसलिए मैं केवल अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, हिंदू राष्ट्रवादी पत्रकार मानता हूं, क्योंकि हिंदू शब्द के बगैर भारत का राष्ट्र पूर्ण नहीं हो सकता। ये मेरी धारणा है। और इसलिए हम लोग कहते भी है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है, और इसलिए हिंदू राष्ट्रवाद यही एक मार्ग रास्ता है। तो सर ये हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान जो अभी है वो एक हिंदू राष्ट्र है या एक सेक्युलर कंट्री है? और भारत क्या होना चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या सेक्युलर कंट्री होना चाहिए? डॉक्टर हेडगेवार जी का संशय हूं, उन्होंने कहा था ये हिंदू राष्ट्र है, और मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, और ये हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। संविधान में कुछ लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया। वो तो वैसे भी हिंदू का अपना एक चरित्र है। लेकिन मैं व्यवहारिक स्तर पर अगर कहूं तो जब हमने 47 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया, तो मुसलमानों के अधिकार तो उस दिन हमने स्वीकार करके उनको हिस्सा दे दिया है। अब यहां जो रह रहे वो हमारा प्रेम, दया या मूर्खता, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण कुछ लोग रह रहे। अब इस कॉम्बिनेशन को आप अधिकार मानकर अगर कहेंगे कि हमारे ये किसी के बाप का नहीं है, तो गलत है ना। क्या आप अपने निजी संपत्ति के डिवाइडेशन में जो नियम अपनाते हैं वो नियम आप राष्ट्र की संपत्ति के विभाजन में नहीं मानेंगे क्या? मैं मानता हूं। और इसलिए कुछ समय के लिए समाज बब्बू हो सकता है, गुलाम हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है, लेकिन उसको ज्ञानी करके उसका स्वाभिमान जगाकर, उसका शौर्य जगाकर अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। वो चीन हो, बर्लिन हो, और भी कई जगह हुआ है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान का चरित्र बदलने का जो प्रयास हुआ है वो कुछ वर्षों का है, कुछ दशकों का कहिए, लेकिन ये तो लाख वर्ष पुराना देश है ना। यहां पर हम फिर दोबारा इसको बनाएंगे। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है ना। मुझे कोई मैं लाग लपेट या छुपा कर कोई बात करता हूं। मैं इस देश का मालिक का बेटा हूं, राज का मालिक हूं, हिंदू हूं, और इसलिए मैं इसको खुलेआम कहता हूं। तो सर अभी आपने जैसे बताया कि कोई भी मीडिया चैनल जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो वो बायस होना ही चाहिए नेशनलिटी की बात पे। पर राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए अब हो ना, वो कौन सी पत्रकारिता और कौन सा देश करता है? ये जो कहता है ना निष्पक्ष पत्रकारिता, अमेरिकन मीडिया, क्या अमेरिकन मीडिया ने कभी अमेरिकन सरकार के विरुद्ध कोई स्टैंड लिया विदेश में, भूमि के बाहर? नहीं लिया। उन्होंने ईरान, इराक या कई देशों पर जो हमले किए, उस समय वहां देश की मीडिया की भूमिका क्या थी? देश के साथ थी। कौन से देश की नहीं होती है? सभी देश की मीडिया की होती है, होनी ही चाहिए।
गद्दारों को, सांपों को दूध पिलाकर विष झेलना, यह हमारा ही केवल चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकता। मीडिया सापेक्ष है, क्योंकि मीडिया एक जीवित घटना है, जीवित वस्तु है, जीवित विचार है, और इसलिए वो कभी भी सापेक्ष ही रहेगा, और सापेक्षता न्यूट्रल नहीं रह सकती। तो सर, ये जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रवाद के मामले में हम बायस ही रहना चाहिए, जो बात एक तरह से सही है, पर आप एक आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके रहे हैं और आरएसएस बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुदर्शन न्यूज सुरेश चौहान के बीजेपी के खिलाफ के साथ बायस है, वो उनको ज्यादा सुरेश चौहान को जानने वाला या सुदर्शन देखने वाला, मुझे भले ही कोई जाने ना जाने, लेकिन जो सुदर्शन देखता है उसको पता है कि अगर बीजेपी शासित हरियाणा के मेवात में हिंदू पर अत्याचार हुआ तो सुदर्शन ने ऐसी स्थिति निर्माण की, ऐसा आवाज उठाया वहां के हिंदुओं के लिए कि वहां के मुख्यमंत्री को वहां मेवात में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी 16 मांगे माननी पड़ी। बीजेपी शासित उत्तराखंड ने जब 2 धर्मों के विवाह को प्रमोट करने के लिए प्रति विवाह 50,000 रुपए का लव जहादी को इनाम देने की घोषणा की, सुदर्शन उसके खिलाफ खड़ा हुआ, उनको वापस लेना पड़ा। योगी सरकार ने जब कानून बनाया कि अगर कोई पुलिस में है और ज्वाइन करने के बाद उसको तीसरा बच्चा होता है तो जॉब जाएगा, लेकिन ये धार्मिक अल्पसंख्यकों ऊपर लागू नहीं होगा, हमने विरोध किया, उस नियम को बदलवाया। अब जानते हैं कि मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की, हम दो हमारे दो तो सबके दो, मैं लंबी लिस्ट बता सकता हूं जहां मुझे लगता है कि ये सरकार का स्टैंड यहां गलत है तो हम स्टैंड लेते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम है, दल या व्यक्ति नहीं है। सुरेश चौहान हमेशा से चर्चा में रहे, आप पे कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई है, आप पे कई कंप्लेंट्स भी दर्ज हुई है, और एक रेप जैसी संगीन जुर्म भी आप पे दर्ज हुआ है। हालांकि अब इन सभी से बाइज्जत बरी हो गए हैं। आपको सर क्या लगता है, ये सब कंप्लेंट आप पे मैं थोड़ा दुरुस्त करिए। मुझे आरोप लगने के बाद मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ वो उसी समय 30 दिन के अंदर वो सारा झूठ पाया गया, और ना मेरी कोई इंक्वायरी हुई, ना चार्जशीट हुई, वो उसी दिन वहां क्लियर किया गया 30 दिन में, और वो भी हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट, क्योंकि हमारे पास सारे फुटेज थे, सारे प्रूफ थे। वो तो जाकिर नाइक के प्रभाव में एफआईआर हुआ था, क्योंकि आजम खान का इंटरव्यू लेके मैं आया था, जो इंटरव्यू एक हिस्टोरिकल इंटरव्यू है, तो बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने किया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी एक पत्रकार पर सबसे ज्यादा एफआईआर होंगे तो सुरेश चौहान के पर है। आईपीसी की कोई धारा नहीं बची जिसका मेरे खिलाफ उपयोग नहीं हुआ है। यहां तक कि बॉम्ब धमाके का आरोप भी हमारे ऊपर लगा है, गुजरात और मोंडासा मालेगांव बॉम्ब धमाके का आप जानते होंगे 2008 का। हम सब में से बाहर निकले, एक में भी हमारे ऊपर चार्जशीट तक नहीं हो पाई, इंक्वायरी में ही हम उससे बाहर निकले। इसलिए जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपके विरुद्ध सारे षड्यंत्र होने हैं, और हम उतने तबके निकले हैं, और इसलिए निखार अब आप मानते हैं कि और सुदर्शन का ज्यादा है। तो सर, जब जाकिर नाइक की बात आती है तो उसकी वेबसाइट पे ये पाया गया है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया करके एक पीपीटी है, तो सर आप ये बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा कि जाकिर नाइक हिंदुस्तान के बाहर जाने का सबसे बड़ा कारण सुदर्शन है, आप जानते हैं? जाकिर नाइक के विरुद्ध सुदर्शन चैनल ने 54 दिन लगातार, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसको एक्सपोज करने में 54 दिन हमने जो सबूत दिए, तब यूपीए सरकार थी। उल्टा तब के जितने भी पार्टियों में मुसलमान सांसद थे वो सारे मिलके मनमोहन सिंह जी को मिलने गए थे, जिसमें तब के अल्पसंख्यक मंत्री भी थे। उन्होंने मुझे तब शोकॉज निकाला था, कोर्ट से मुझे स्टे मिल गया, चैनल पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन तब से जाकिर नाइक हमारे खिलाफ लगा था। आपको अगर याद होगा कि 3 साल पहले भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर ने सबूत प्रस्तुत किया था कि सुदर्शन पर कार्रवाई करने के लिए जाकिर नाइक ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। उसका सारा एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे। जाकिर सरकार बदलने के बाद इस सरकार के सामने हम फिर फॉलोअप किया, उसके बाद जाकिर आज हिंदुस्तान की भूमि पे नहीं है। ऐसे ही एमएफ हुसैन, जो अपनी मां का चित्र निकालते समय तो पूरे कपड़े में निकालता था, साड़ी पहनाकर शालीनता के साथ
लेकिन हम सबकी भारत माता का चित्र निकालते समय नग्न निकालता था। हम सबकी विद्या की माता सरस्वती का निकालते समय, हम सबकी धन की, ऐश्वर्य की, संपत्ति की, संपन्नता की माता लक्ष्मी का चित्र निकालते समय नग्न निकालता था। उस समय 2007 में मैंने उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, 58 एफआईआर हुए और उसको ये देश छोड़कर भागना पड़ा। उसकी डेड बॉडी भी हिंदुस्तान में आ नहीं सकी। तो ये ऐसे कई संघर्ष हमने किए और आगे भी करेंगे। जब इसकी बात करते हैं तो आपका सर एक बहुत ही फेमस शो बिंदास बोल, जो बहुत ही चर्चे में रहा है उसके मुद्दों के और लिए। आपका ये एपिसोड चलेगा तब, बिंदास बोल के 1500 एपिसोड पूरे हो चुके होंगे, अभी 1499 हो चुके हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। इस पे 1500 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर और ये भी एक बिंदास रिकॉर्ड है, एक चैनल, एक एंकर, एक शो, एक फॉर्मेट। इसमें 1500 एपिसोड करने वाला मैं एकमात्र एंकर हूं। बहुत 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 गजब सर। तो सर ये जब बिंदास बोल के अपना बात करते हैं तो आपके मुद्दे तो सर बहुत ही फेमस रह चुके हैं, कंट्रोवर्सीज में भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही थोड़े मुद्दे की हम बात करते हैं। जैसे आपने एक मुद्दा उठाया था पीके मूवी के बारे में, जो आमिर खान की मूवी है। तो उस मूवी में सर ऐसा क्या था जो हिंदू सेंटिमेंट्स को इसमें ठोस लगी और आपने 18 दिन कंटिन्यूस इस पे आंदोलन किया था? 28 दिन किया था। 28 दिन। देखिए, मैंने तो वहां वीडियो दिखाकर किया था और इसलिए U2V मूवी जो उसकी प्रोडक्शन हाउस थी, उसने मेरे ऊपर 100 करोड़ रुपए का दावा ठोका था, क्योंकि हमने वो वीडियो दिखाए थे चैनल पे कि जिसमें आमिर खान भगवान की मूर्ति लेता है और कहता है कि इसके पास बोलने से डायरेक्ट कैसे पहुंचता है, इसमें ट्रांसमीटर है क्या? फिर बोलता है इसमें बैटरी है क्या? तो हम कहते हैं कि क्या इस्लाम की मान्यता में प्रार्थना जहां पहुंचती है वहां बैटरी लगी होती है क्या? ट्रांसमीटर लगा होता है क्या? यही बात चर्च में जाके वो मेरी या यीशु के लिए कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू के लिए क्यों कहते हैं? तो हमने कहा कि ये जिहाद है, ये बॉलीवुड जिहाद है और ये सारे मुसलमान स्क्रिप्ट राइटर, मुसलमान डायरेक्टर या मुसलमान एक्टर, ये कॉम्बिनेशन पर ही ये क्यों होता है? हमने उसका पूरा सीरीज दिखाया। हमने हर 10 साल का एक चैप्टर बनाया और उस 10 साल में हिंदू की किस मान्यता पर ज्यादा आघात हुआ वो दिखाया। और पीके मूवी ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। मैं अकेला तब उसके विरुद्ध था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड में हिंदुओं की आस्था के विरुद्ध अब कुछ रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। वो जानते हैं कि अब तो पूरा हिंदू जाग चुका है। तो ऐसा जागने में उस सीरीज का, पीके मूवी के खिलाफ मैंने की हुई सीरीज का एक बड़ा उपयोग हुआ है। तो सर एक और मुद्दे की बात करते हैं। तो आपने एक भारत बचाओ आंदोलन रैली की थी, वो रैली पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में थी। तो सर वो क्या मैसेज है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में? देखिए, हिंदुस्तान विभाजन हुआ। विभाजन के बाद 1952 में भारत के तब के सरकार ने नारा दिया, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने उसको वेद मंत्र की तरह माला, जबकि वो कानून नहीं था, नारा था। हिंदुओं ने उसको माना। हमारे भी पहली जो पीढ़ियां थी उनके ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन उसको आज हिंदुओं का पॉपुलेशन रेट 1.9 पे आ गया। लेकिन मुसलमानों को कानूनन आज भी 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करने की छूट है। और परिणाम ये रहा कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान स्वतंत्रता के बाद 10 गुना बढ़ा, पाकिस्तान में केवल 4 गुना बढ़ा। और विश्व के सारी जनसंख्या में मुसलमान कहीं पर भी दुगना मतलब 200%, 2.25% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। मैक्सिमम भी अगर पूर्ण इस्लामिक देशों में भी हम कहें तो केवल 300% बढ़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में ये परसेंट 1000 का है। ये क्यों है? जबकि हिंदू 4 गुना बढ़ा है, 400%। तो अगर आज हम आते तो 1.9 पे आ गया है, उनका रेट 3.9 है, तो डबल है। तो अगर ऐसा ही रहा तो फिर जो कश्मीर, हम कश्मीर कश्मीर कहते हैं ना, फिर केरला भी बनता है, केरल भी बनता है, बंगाल भी बनता है। और आज दिल्ली, जहां मैं आपको बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूं, इस दिल्ली का 45% क्षेत्र ऐसा है जहां नो गो जोन कहा जाता है, जहां पिज्जा डिलीवर नहीं होता, जहां पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहां पर कोई ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल विदाउट पेमेंट ऑर्डर नहीं लेता है। इतना तो छोड़िए, वहां तक पुलिस भी पैरामिलिट्री के सिवा नहीं जा सकती। वो हमने कैसे निर्माण किए? क्योंकि जनसंख्या का असंतुलन हुआ। ये असंतुलन को रोकने के लिए हमने कहा कि हम दो हमारे दो बहुत हुआ। अब हम दो हमारे दो तो सबके दो। अब सबके लिए कानून आना चाहिए और मुसलमानों को भी 1 बीवी और 2 बच्चे से ज्यादा
अनुमति नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। 8.25 करोड़ हस्ताक्षर और मिस कॉल हमने एकत्र किए। ये भी विश्व के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है कि किसी कानून के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने मिस कॉल या हस्ताक्षर की थी। तो ये आंदोलन इसलिए अभी भी जारी है। इसका परिणाम ये हुआ कि कई राज्यों ने इस पे कानून लाया, लेकिन केंद्र लाए ऐसा हम चाहते हैं। और एक मुद्दे की बात करते हैं जो रिसेंटली आपने उठाई, यूपीएससी जिहाद के बारे में। तो ये यूपीएससी जिहाद वाला मुद्दा है, वो अभी बूम लाइव एक है मीडिया चैनल, उसने आपके जो फैक्ट्स है कि सुरेश चौहान के ने बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद के बारे में क्या क्या फैक्ट्स दिए, 5 फैक्ट उन्होंने लिखे हैं और उस पर उनका एनालिसिस है। उन्होंने ये बताया कि ये जो फैक्ट्स है वो मिसलीडिंग है। तो वो अभी मैं एक पीपीटी चलाऊंगा, इस पर अपनी बात करेंगे। पर पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यूपीएससी जिहाद मुद्दा क्या है। ऐसा है, इस देश में ऐसे कई फैक्ट चेकर हैं जो दुश्मनों से सुपारी लेके हिंदुस्तान के फैक्ट्स को गलत बताते हैं। गलत और फैक्ट्स पे बात नहीं करते, फैक्ट्स के अंदर के ऐसी किसी चीज पे बात करेंगे, जैसे ग्रामेटिक मिस्टेक दिखाएंगे, न्यूमेरिक मिस्टेक दिखाएंगे। उन्होंने जो मुझे फैक्ट चेक में फेल किया वो ये है कि हमने नंबर बताया और उसके पीछे ऑडियो है। टीवी चैनल पर कोई भी चीज पिक्चर में नहीं देखी जा सकती, मतलब 2D फोटो में नहीं देखी जा सकती, ऑडियो और वीडियो के साथ देखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेकर ये कहा कि ये नंबर गलत है। खैर, मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के आईएएस, आईपीएस और ओवरऑल जो यूपीएससी के थ्रू पासिंग वाली ऑफिसर लॉबी, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो हमारे 4 मुख्य तंत्र है हिंदुस्तान में, जिसको हम विधि पालिका कहते हैं, फिर न्यायपालिका कहते हैं, फिर हम खबर पालिका कहते हैं, और वैसे ही जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी। इस ब्यूरोक्रेसी में अचानक मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ी, ये मैंने परसेंटेज के साथ बताया। और जो मैंने बताया ना 2019 में, वही बात भारत सरकार के वर्तमान अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने बड़े शान से ट्वीट की। लेकिन उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हमने 100% बढ़ाया, मतलब डबल की हमने संख्या। मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, मैं भी यही कह रहा हूं कि भाई अचानक डबल कैसे हो गई? कोई सरकार कैसे डबल कर सकती है? परीक्षा से डबल होनी चाहिए कि सरकार से डबल होनी चाहिए? फिर मुसलमानों को मिलने वाले 13 मार्क से लेके मैंने कई मुद्दे उठाए। आपको पता है कि कोर्ट ने जो स्टे दिया, वो स्टे फैक्ट गलत है इसलिए नहीं दिया। उनका कहना था कि हमने इसको कम्युनल किया, हमने इसको धर्म आधारित किया, हमने मुसलमान और इस्लाम कहा, इसलिए स्टे दिया है, जिस पर मैं कायम हूं। और अभी भी मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा और कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि जब मुसलमान कहता है कि हमको ब्यूरोक्रेसी में इस्लाम के आधार पर सहभागिता चाहिए, भागीदारी चाहिए, तो फिर जब भागीदारी ज्यादा दी जाए तो मैं इस्लाम के नाम पर ही प्रश्न क्यों नहीं उठाऊं कि भाई इस्लाम के नाम पर क्यों ज्यादा दी जाए? इसलिए मेरा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। तो बात करते हैं सर बूम लाइव की। तो बूम लाइव, उन्होंने जो फैक्ट की बात की है, ये जो आपके सामने स्क्रीन वो आपने लिया, 1 मिनट आप पीछे लीजिए। हाँ, वही यूपीएससी में हिंदू के लिए उन्होंने जो ये फैक्ट चेकर, हालांकि आपके जैसे चैनल ने इनको बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, इनको माफी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यूपीएससी में हिंदू के लिए 32 साल, मुसलमान के लिए 35 साल। ये फैक्ट क्या है? इसके पीछे आवाज है, ये फोटो आप दिखा रहे हैं। और वीडियो में टीवी चैनल पर जब तक पीछे आवाज ना हो तब तक फोटो का कोई वैल्यू नहीं है। इस ऑडियो में हमने कहा इस स्लाइड के साथ कि जो मुसलमान हैं लेकिन अपने आप को ओबीसी या एसटी कैटेगरी में लाते हैं, उनके लिए सुविधा मिलती है। मुझे समझ में नहीं आता, इस्लाम तो दुनिया भर में कहता है कि हमारे यहाँ कोई जाति प्रथा नहीं है, सब अल्लाह के बंदे एक समान है। तो अल्लाह का बंदा सब जगह एक समान है, तो यूपीएससी में ओबीसी कैसे हो गया? यूपीएससी में वो एसटी कैसे हो गया? कैसे हो गया शेड्यूल ट्राइब? इसलिए हम कहते हैं कि वो अच्छा। दूसरा, आप यूपीएससी में मुसलमान हो इसलिए प्राइमरी देने के लिए 1 लाख रुपए पाते हो इस्लाम के नाम पर। आप मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो कहकर आप प्राइमरी एग्जाम देने के लिए भारत सरकार से 1 लाख रुपए लेते हो, तो आप मुसलमान हो। तो फिर आप मुसलमानियत, इस्लाम का सिद्धांत को तोड़कर आप ओबीसी की फैसिलिटी कैसे लेते हो? ये मैंने ऑब्जेक्शन लिया। ये जो 32 मैंने लिखा है और 35 लिखा है, इसके आधार पर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस बात को। हमने ऑडियो वीडियो तो वापस दिखा दी है। तो ये तो उनकी वेबसाइट पे ये स्क्रीनशॉट और एनालिसिस पूरा है। तो उसमें ये है कि सुदर्शन न्यूज ने कहा कि यूपीएससी में हिंदू के लिए अधिकतम उम्र 32 साल और मुस्लिम के लिए 35 साल।
जिसमें बूम लाइव ने ये कहा है कि उन्होंने जो पूरा जो मटेरियल रीड किया यूपीएससी का और गवर्नमेंट का भी, उसमें ये लिखा गया कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये सब है, मुस्लिम स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया, जैसे ही आपने पहले बताया कि कोर्ट ने भी आपको यही जवाब, एक मिनट आप लास्ट पढ़िए, इसी में जवाब आ गया उनको। ये देखिए 32 ये रहता अगस्त 1, 2020। हाँ, अब आगे की लाइन महत्वपूर्ण है। द नोटिफिकेशन फर्स्ट मेंशन द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें एससी एसटी ओबीसी। तो मुसलमान एसटी ओबीसी तो इस्लाम के सिद्धांत पे हो ही नहीं सकता ना, यही तो मेरा कहना है। बस समझा नहीं है सर। इसी में उनका झूठ तो उन्हीं के ट्वीट में पकड़ा गया है। इनका ये कहना है कि इधर मुस्लिम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया और इन्होंने ये स्क्रीनशॉट भी लगाया गया, और आपका कहना ये है कि मुस्लिम के सिद्धांतों में एससी एसटी और ओबीसी कुछ रहना ही नहीं चाहिए। तो सर इस पे आप थोड़ा डिटेल सर कहना आप उनको पूछिए कि इस्लाम में क्या ऐसा डिफरेंशिएशन है? नहीं है। उसी इस्लाम के नाम पर आप 1 लाख रुपए की एक तरफ, ठीक है, दो चीजें, या तो आप इस्लाम के नाम पर 1 लाख रुपए मत लो, आप कहो कि आप हिंदुस्तान की सिस्टम के अनुसार आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप एक तरफ इस्लाम के नाम पर भी पैसे ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसमें बेनिफिट भी ले रहे हैं। दो चीजें कैसी हो सकती हैं? और ये दूसरा क्लेम इनका ये था कि मुक इंटरव्यू क्लेम्स मुस्लिम गिवन डिफरेंट ट्रीटमेंट। आपने अपनी चैनल पे एक ये वीडियो चलाते हुए कहा कि ये जो मुक इंटरव्यू भी बदमाशी है, इस पे मैं खुद बता रहा हूं कि ये मॉक इंटरव्यू है। हाँ, मैं इसके मैं खुद बता रहा हूं, मैंने कोई यूपीएससी की कोई इंटरव्यू रिकॉर्डिंग नहीं होती है कि जो इतनी भी हमको अकल नहीं कि हम यूपीएससी की इंटरव्यू दिखा के कहे कि असली इंटरव्यू। हम उसमें ये कह रहे हैं कि मॉक इंटरव्यू में भी मॉक इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है कि आप माइनॉरिटी हो तो आपके लिए थोड़ा अलग से सोचा जाएगा। यही तो हम साबित कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तो इसमें आपने जो बोला वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ये लिखा गया है। आपने ये कहा था कि एक ये मॉक इंटरव्यू है, मैं ये अपने वीडियो एक मॉक इंटरव्यू का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मॉक है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई असली इंटरव्यू है। तैयारी के लिए एक तमाम इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ऐसे ही एक सोशल मीडिया पर इंटरव्यू है, मेरा नहीं है। अगर मैं लेता तो आप कहते कि ये मैनेज किया हुआ है, ये आपके बोले। और इंटरव्यू है वो वीडियो में क्या कहा वो मैं अभी बताता हूँ। इंटरव्यूअर ने जो आया था इंटरव्यू, उसको ये कहा कि आपका इंटरव्यू एक साधारण इंटरव्यू नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के बारे में एक पूर्व राय बना लेनी चाहिए कि आपका इंटरव्यू साधारण औसत इंटरव्यू जैसा नहीं जाएगा। इसके कई कारण है, एक कारण तो आपकी उम्र बनती है और दूसरा कारण आपका समुदाय बनता है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें सर हम क्या सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? मुस्लिम जो अगर बैठा है इंटरव्यू में, देखिए वो इंटरव्यू, ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। मेरा ये इंटरव्यू देखने वालों को मैं चैलेंज करता हूं कि जाइए यूट्यूब पर देखिए मॉक इंटरव्यू। आपको कई मॉक इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यूअर मुसलमान कैंडिडेट को ये कहते हुए दिखाई देंगे। यही तो मेरा कहना है ना कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अगर कोई मुसलमान नहीं, कोई भी हो, अगर वो मेरिट पर आ रहा है तो मेरे देश का किसी भी पद पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुसलमान है, उसकी भागीदारी बढ़ानी है, इसलिए उसको 13 मार्क से ज्यादा दिए जाए। वो भी मैंने साबित किया है कि कैसे 13 मार्क ज्यादा दिए जाते हैं, पूरा फिगर दिया है। खुद मंत्री ट्वीट करके कह रहे मुख्तार अब्बास ने, क्योंकि हमने डबल की। भाई आपने डबल कैसे की? आपने कोई इंजेक्शन दिया मुसलमान को कि वो अचानक ज्ञानी हो गया? अच्छा, अगर ज्ञानी हो भी गया भारत का मुसलमान, तो फिर यूपीएससी में क्यों हुआ? इंजीनियरिंग में क्यों नहीं हुआ? वो डॉक्टर में क्यों नहीं हुआ? वो दूसरे एजुकेशन के सिस्टम में क्यों नहीं हुआ? केवल यूपीएससी में कैसे हो गया? क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसका मैं विरोध करता हूं। और ये आइडिया ऑफ मनमोहन सिंह है, आइडिया ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह है, आइडिया ऑफ इंडिया मोदी नहीं है, क्योंकि मोदी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ये केवल मुसलमानों का विकास तो मनमोहन सिंह की आइडिया थी। इसलिए मेरा उस पर भी हम आएंगे। तो ये जो क्लेम नंबर 2 है,
उसमें बूम ने यह पाया कि ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे है, दृष्टि आईएएस की चैनल है, अगस्त 22 को ये अपलोड किया गया था। और इसमें बूम लैब का यही कहना है कि जो भी सुरेश चौहान ने बोला अपने शो में बिंदास बोलने, वो एकदम 100% सही है। और इस एनालिसिस ये क्लेम को आपका सही दोहरा है बूम लाइव में इन्होंने। तो फिर हम क्या करें? वही फिर एक है तीसरा क्लेम, टोटल 5 क्लेम है। तो अभी हम बढ़ते तीसरे क्लेम की ओर। तो उसमें आपने सुदर्शन न्यूज ने यह कहा है कि यूपीएससी में हिंदू के लिए 6 अटेम्प्ट और मुस्लिम के लिए 9 अटेम्प्ट है। इस पे बूम लाइव ने हाँ, आप पढ़िए, पढ़ना है से यही मुद्दा है कि इसमें जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और यूपीएससी में भी तो ये लिखा गया कि ये एससी एसटी ओबीसी वो लोगों के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है। आप ये सब मुस्लिम समुदाय को लेकर आप एक मुद्दा बना रहे हो, यही उनका मानना है। जब मुसलमान ओबीसी और एससी एसटी का बेनिफिट लेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, और ये विरोध इस्लाम संगत भी है। फिर आता है सर चौथा मुद्दा जो हमने अभी बात की, मनमोहन सिंह के बारे में। तो आपने ये कहा है कि गवर्नमेंट हेल्प टू मुस्लिम्स फॉर क्लियरिंग यूपीएससी। यूपीएससी बात करें तो 1 लाख मुसलमान, हिंदू 0। सरकारी मदद उड़ान योजना की आपने बात की है। तो इसमें स्टेट पीएससी में 50,000 मुस्लिम 0 हिंदू, एसएससी में 25,000 मुस्लिम 0 हिंदू, स्टेट पीएससी में 25,000 मुस्लिम और 0 हिंदू। इस पे बूम लाइव ने ये कहा है कि आपने तो जैसे ही आपने पहले बताया छोटी छोटी मिस्टेक, वैसे कि ये उड़ान स्कीम नहीं है, ये नई उड़ान स्कीम है। इस पे आपने मिस्टेक कर दी। उड़ान क्या और नई उड़ान, मतलब आप हाँ। पिछली सरकार की उड़ान स्कीम को इस सरकार ने नई उड़ान कहा, तो इसको फैक्ट चेक में फेल दिखाएंगे। और ऐसे फैक्ट चेक के सर्टिफिकेट के लिए मैं शो नहीं करता, मैं हिंदुस्तान के लिए करता। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जो बताया कि मनमोहन सिंह ने जो योजनाएं सब निकाली थी उनके दौरान वो सभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकाली थी, जैसे कि जामिया मिल्ला हो गई, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिल्ला इस्लामी यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी। एक भी हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी पकड़ लो, वैसे में किसी में भी इन्होंने योजना नहीं निकाली है। इस पे बूम लाइव ने ये कहा है कि उन्होंने फैक्ट चेक किया कि ऐसी हिंदू के लिए भी बहुत सारी योजना निकाली थी उन्होंने, जैसे कि ये देखो आप, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये योजना निकाली थी उन्होंने हिंदू के लिए। खाली मुसलमान योजना, एक मिनट, मुख्यमंत्री योजना प्रधानमंत्री निकालते हैं क्या? नहीं, आप भी क्या लोगों का दिखा रहे हैं? आप बूम को इतना वैल्यू दे रहे हैं तो मुझे लगता है मैंने आपको गलत प्रायोरिटी दी है। हम तो आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, ये तो खाली मैं दिखा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री योजना क्या प्रधानमंत्री ने लाई थी? नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं लाई थी, पर ये अलग अलग राज्यों को, मैं तो राष्ट्रीय पॉलिसी पे बात कर रहा हूँ ना, मैं तो केंद्र सरकार की नीति पर बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, पर इनका बूम का ये मानना है, इन्होंने फैक्ट चेक में ये सब भी दिखाया। आप बूम को इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं? हम तो इनको रिप्लाई तक नहीं करते, आप क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं आपके इंटरव्यू का महत्वपूर्ण टाइम? वैल्यू देने की ये बात है कि हमारे जगत में 2 ऐसे लोग हैं, एक तो आपको मानते हैं और एक आपको नहीं मानते हैं। और जो नहीं मानते वो ये सब चीजों से नहीं मानते हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि सुरेश चौहान का असली मकसद क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। हृदय रावल जी, आप बताइए, ये सारा देखने के बाद आपकी राय क्या है? बाकी छोड़िए। हमारी तो एक ही राय है कि ये जो बूम ने जो फैक्ट चेक किए हैं वो उनके हिसाब से उन्होंने तो सही किया कि आप मुस्लिम के बारे में बोलते हो और लिखा गया है एससी एसटी। नई और नई उड़ान, इतना फर्क को आप दिखाने को आप क्या कहेंगे? वो बेबुनियाद बात है, वो खाली मुद्दा दिखाने के लिए। पर सुरेश चौहान का जो कहना है, जो मुस्लिम फायदा उठाते हैं एससी एसटी ओबीसी में, जो हमारे हिंदू फिर पीछे रह जाते हैं, वो सब जो चीज है सुरेश चौहान के की, वो भी एकदम 100% सही है। तो ये दोनों अपने हिसाब से चाहिए, अब लोगों पे है वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। और हमारा तो एक ही मानना है कि देश हित सब हित, देश का विकास होगा तो सबका विकास होगा। तो देश का विकास कैसे हो सकता है? देश का विकास करने के लिए किसी के अधिकारों को मारकर किसी को अधिकार नहीं दिए जा सकते। ऐसा कोई भी देगा, कोई भी, बीजेपी दे, कांग्रेस दे,
हम ऐसे नीति के खिलाफ थे, है और हर कीमत पर रहेंगे। और सर, जब हम नेशनल सिक्योरिटी, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक तो पहला स्टेप ये होता है कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योर करें 60%, इंटरनेशनली हम पावरफुल रहे। और दूसरा मुद्दा आता है कि हमको इंटरनली भी पावरफुल रहना पड़ेगा, हमको एक साथ एकजुट होकर उपयोग में ला। तो इस पर सर 2017 में सीमा के पार के पाकिस्तान के विरुद्ध बोलना बंद किया, क्योंकि पिछले 72 वर्षों में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान हो या चाइना, इनको हिंदुस्तान की सीमा में 1 सेंटीमीटर भी नहीं आने दिया, अगर कुछ आए तो खदेड़ भी दिया। इसलिए सीमा के पार के पाकिस्तान की मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे हिंदुस्तान के अंदर बन रहे मिनी पाकिस्तान की ज्यादा चिंता है। इसलिए 2017 से मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलना बंद करके हिंदुस्तान के अंदर की जो पाकिस्तान है उसके विरुद्ध बोल रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो सर, अभी जो हमारी जो कवर गवर्नमेंट है बीजेपी, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? और बीजेपी जो है वो भी राष्ट्रवादी पार्टी है या नहीं रही? आप सर, आपका क्या मानना है? नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हम मोदी से ज्यादा देशभक्त नहीं हो सकते और अमित शाह से ज्यादा हम कट्टर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह रहे, हमारा उनके क्रेडिबिलिटी पे कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सरकार केवल मोदी नहीं चलाते, एक पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है। उस ब्यूरोक्रेसी और ये सारा संवैधानिक ढांचा जो बनाया गया है, ये बनाया ही हिंदुओं को समाप्त करने के लिए गया है। और इसलिए तो मोदी ने आने के बाद कई कानूनों को समाप्त किया है, कई कानून बनाए हैं। इसलिए ये और ज्यादा गति से बनाया जाए, यही हम चाह रहे हैं। हम उनके क्रेडिबिलिटी नेशनलिज्म पे प्रश्न नहीं ले रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि संविधान के लिए देश है या देश के लिए संविधान है? आपका क्या उत्तर है? संविधान के लिए देश या देश के लिए संविधान है? देश के लिए संविधान है। बस, तो आवश्यकता अनुसार बदलाव करो, यही हमारा कहना है। सुरेश जी, अब हम अपने लास्ट पड़ाव में आ गए शो के। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सुरेश चौहान के हमारी ऑडियंस, व्यूअर्स, लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि आपका अगला मुद्दा क्या रहेगा यूपीएससी जीएफ के बाद? देखिए, हिंदुस्तान के सामने 10 वर्षों का समय है मैक्स। इसी 10 वर्ष में आप ऐसा मान लीजिए कि 2029 के बाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बनेगा। अगर यही जनसंख्या का अनुपात का बिगड़ता स्वरूप रहा तो 100 बच्चे जब पैदा होते हैं तो 47 बच्चे मुसलमान के हैं और केवल 40 बच्चे हिंदू के। हर 100 बच्चे में 7 बच्चों में हम पिछड़ रहे हैं। ये संख्या हर समय बढ़ रही है, बदल रही है। यही अनुपात रहा तो 29 के बाद कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बनेगा। और दिल्ली के गद्दी पे जब औरंगजेब बैठता है मंदिर ना गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ना जम्मू का प्रभुनाथ मंदिर, ना महाराष्ट्र का पांडुरंग का मंदिर, कोई का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहता। और अगर यहाँ पर खिलजी बैठते तो किसी आम व्यक्ति की बेटी, बहू तो छोड़िए, राजा की रानी पद्मिनी भी सुरक्षित नहीं रहती। इसलिए दिल्ली के गद्दी पर किसी औरंगजेब, किसी खिलजी को नहीं बैठने देना है। तो हिंदुस्तान को बनाने के लिए हिंदुओं के पास केवल इतना ही समय है जितने में उसने अपने आप को जगाना भी है, अपने आप को तैयार भी करना है, अपने आप को सारी संभावित लड़ाइयों को लड़ना है। और इतना है तो ही संभावना है। अफगानिस्तान में मुसलमानों को 10% होने में 300 वर्ष लगे, 20% होने में 30 वर्ष लगे, 50% होने में 10 वर्ष लगे और 100% होने में 5 वर्ष लगे। मैं जब स्कूल में जाता था तो एक कहानी हमारे शिक्षक पढ़ाते थे, आपने भी अवश्य सुनी होगी, कि एक पेड़ है और पेड़ पे 100 पंछी बैठे हैं। एक शिकारी आया, उसने गोली चलाई और उस गोली से एक पंछी मर गया। तो नीचे बचे कितने? तो ज्यादातर बच्चे जवाब देते थे कि 99 बचे, क्योंकि उसको गणितीय पद्धति से काउंट करते थे। 100 में एक को गोली लगी तो एक मर गया तो 99 बचे। इसका व्यवहारिक उत्तर ये है, एक को गोली लगने के बाद उस भय से 99 उस पेड़ से उड़ गए। आज हिंदुस्तान की जो स्थिति है और जो अफगानिस्तान की मैंने थोड़ी देर पहले बताई, अगर हम आज नहीं जागे, इस परिस्थिति को नहीं बदला, तो आपको 30 साल बाद इस देश का 50 करोड़ हिंदू धर्मांतरित होगा भय से या उसकी मजबूरी से। 10 करोड़ हिंदुस्तान छोड़ चुका होगा और कम से कम बचा हुआ 40 करोड़ के आसपास का लव जिहाद के शिकार में, कहीं पर बिरयानी में बच्चे पैदा न होने की गोलियां खा के, कैंसर की गोलियां खा के, न जाने क्या क्या तरीकों से
मारा जा चुका होगा केवल और केवल अगले 30 सालों में। ये स्थिति है, और ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ है। मैं आपको दुनिया के 100 देशों के उदाहरण दे सकता हूं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटी है। तो अगर श्रीलंका जैसा देश जाग सकता है, अगर म्यांमार जैसा बुद्ध देश जहां पर बौद्ध तो शांति की बात करते हैं ना, अगर वो जाग सकता है, तो ये नरसिम्हा हिंदुस्तान क्यों नहीं जाग सकता? ये मेरा कहना है बस। और ये जगाने में आपके दर्शक, क्योंकि आपका भी भारत टीवी नाम है, तो आप भी अच्छे व्यक्ति है ऐसा मुझे बताया गया, और इसलिए मैंने आपके चैनल को समय दिया। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी जागे, आप भी इस देश के विरोधी जो है उसको अपने विरोधी मानकर उनके विरुद्ध लड़ाई लड़े। ये मत सोचिए कि आपको अच्छा कौन कह रहा है, बुरा कौन कह रहा है। बुरा व्यक्ति आपको अच्छा कहे इसकी अपेक्षा रखना ही अपने आप में मूर्खता है। इसलिए बुरा व्यक्ति आपको बुरा कहे इसकी संकोच मत करिए, आप आगे बढ़िए, चलते रहिए। आप चलेंगे तो निश्चय विजय निश्चित है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करिए, सोचिए कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से तो मुसलमानों का रास्ता, उनके स्वयं के पिताजी मुसलमानों के दरबार भी केवल सरदार थे, उसके बावजूद उन्होंने 14वीं वर्ष में भगवान के सामने शपथ लेकर कहा कि हिंदवी स्वराज्य बनाना है, बनाया। पिता को खोया, भाई को खोया, कई रिश्तेदारों को खोया, लेकिन बनाया ना, तो हम क्यों नहीं बना सकते? ये मेरा कहना है। तो सूरज जी, आप हमारे दर्शकों को एक लास्ट शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? हिंदू जो हिंदुस्तान में है और बाहर भी है ग्लोबली, तो एक लास्ट एक शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मेरा ये इंटरव्यू सुनने के बाद कई हिंदुओं को भी ऐसा लगेगा कि और कई मुसलमानों को लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे से सहमत नहीं होंगे। मैं जानता हूं कई लोग नहीं होंगे, इसके कई कारण हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, और कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि मैं जो बात बोल रहा हूं ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो मेरा ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, ये लोकतंत्र, यहाँ की समानता तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो संविधान भी बदला जाएगा, इस देश का नाम भी बदला जाएगा, इसका झंडा भी बदला जाएगा, इसका चरित्र भी बदला जाएगा। इसलिए जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, जिनको लगता है संविधान बचना चाहिए, जिनको लगता है समानता बचनी चाहिए, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू भी बचना चाहिए। बस। नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। जाते जाते मैं एक ही आपसे बात कहना चाहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।